हेलो दोस्तों, मैं सचिन अरोड़ा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अरोड़ा एजुकेटर के इस ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत बढ़िया होंगे। आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे आरबीआई असिस्टेंट के बारे में। आरबीआई असिस्टेंट 2026 प्रिपरेशन, कंप्यूटर का लेवल क्या रहता है आरबीआई के एग्जाम्स में। आरबीआई असिस्टेंट का एग्जाम इससे पहले 2023 में हुआ। 2023 में कंप्यूटर में सेम 40 क्वेश्चंस पूछे गए। वो 40 क्वेश्चन कौन कौन से थे जो एग्जाम में आए? आइए एक बार बात करते हैं उन 40 क्वेश्चन की, उन 40 क्वेश्चन के सॉल्यूशन की, जिससे कि आपको एक मदद मिलेगी ये समझने में कि एग्जाम का जो पैटर्न है कंप्यूटर का वो किस लेवल का है, किस किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछते हैं और कितना इन डेप्थ जाके क्वेश्चन को पूछते हैं। एक बार सारे क्वेश्चन करिएगा और मुझे बताइएगा ये 40 क्वेश्चन आपको कैसे लगे। इजी, मॉडरेट या टफ? सेम क्वेश्चन, सेम ऑप्शंस, सेम सीक्वेंस ऑफ क्वेश्चन, सब कुछ जैसा 2023 में पूछा गया। हैव अ लुक गाइस। साथ ही साथ वो कैंडिडेट्स जो आईबीपीएस, आरआरबी, पीओ क्लर्क, आरबीआई असिस्टेंट, इंश्योरेंस एग्जाम्स या किसी भी कंप्यूटर रिलेटेड फुल कंप्यूटर कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, ताकि कोई भी एग्जाम हो, चाहे आईबीपीएस, आरआरबी हो, पीओ हो, क्लर्क हो, आरबीआई असिस्टेंट का हो या कोई भी वनडे एग्जाम, उसमें बेटर स्कोर कर पाए, बेसिक से एडवांस लेवल पे कंप्यूटर सीख पाए, तो आप जुड़ सकते हैं इस नए कोर्स से जो 15 मार्च 2026 से शुरू हो चुका है। बेसिक टू एडवांस लेवल पे कॉन्सेप्ट प्लस एमसीक्यूज प्लस पीडीएफ के साथ थ्योरी भी मिलेगी टॉपिक वाइज और एमसीक्यू भी मिलेंगे। हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में रहने वाला है। थ्योरी प्लस क्वेश्चंस के साथ साथ 1 ईयर वैलिडिटी। कैसे ज्वाइन करें सर इस कोर्स से? अरोड़ा एजुकेटर एप्लीकेशन पर जाइएगा, गूगल प्ले स्टोर और आईओएस स्टोर की मदद से आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं और फिर आप इस कोर्स से जुड़ सकते हैं। कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है, तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे भी आप हमसे कंसर्न करके अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। क्लियर है? लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा और कमेंट बॉक्स में भी मिल जाएगा। वहां से जाकर आप इस कंप्लीट कंप्यूटर कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। डेली कितने बजे चल रही हैं क्लासेस? 11 AM। 11 AM डेली लाइव क्लासेस की टाइमिंग है एप्लीकेशन के थ्रू, बेसिक टू एडवांस, आरबीआई असिस्टेंट और आईबीपीएस, आरआरबी, पीओ क्लर्क को फोकस करते हुए। क्लियर है? चल, अब जो 31 दिसंबर 2023 को आरबीआई असिस्टेंट का पेपर हुआ, उसमें किन किन टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए पहले तो ये देखो। एमएस वर्ड, मेल मर्ज, फॉन्ट रिलेटेड, एक्सेल से क्वेश्चन, पावर पॉइंट से क्वेश्चन, फायरवॉल, नेटवर्किंग, मैक एड्रेस, नेटवर्किंग, सीमॉस बैटरी से, कैश मेमोरी से, मास्क रोम, ऑपरेटिंग सिस्टम, डेटाबेस, कैप्चा, कंप्यूटर जनरेशन से, फ्लॉपी डिस्क से, शॉर्टकट कीज, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ओएसआई मॉडल, राउटर, प्रोटोकॉल, ईमेल, सॉफ्टवेयर, रजिस्टर, आस्की, डीडीओएस अटैक, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज, सिक्योरिटी, वॉर्म, क्लाउड कंप्यूटिंग, प्रिंटर, नंबर सिस्टम, पोर्ट्स, नेटवर्क टोपोलॉजी और फिशिंग। इतने टॉपिक से, यानी 40 क्वेश्चन को पूछने के लिए इन्होंने 40 अलग अलग टॉपिक लिए। इतने कम से कम 31-32 टॉपिक हैं ये। इतने टॉपिक से इन्होंने क्वेश्चन को पुट किया है। आइए फटाफट से एक बार क्वेश्चन पे बात करते हैं। पहला क्वेश्चन, विच शॉर्टकट की इज यूज्ड? कह रहा है ऐसी कौन सी शॉर्टकट की है, विच शॉर्टकट की इज यूज्ड टू इंसर्ट अ लाइन ब्रेक विद इन अ सेल इन एमएस एक्सेल? एमएस एक्सेल में एक ही सेल के अंदर लाइन ब्रेक डालने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी प्रयोग की जाती है? तो एक्सेल में अगर हमें लाइन ब्रेक करनी है तो इसके लिए कौन सी शॉर्टकट की होती है? ऑल्ट प्लस एंटर। क्योंकि एक्सेल में सिर्फ एंटर काम नहीं करेगा,
एक्सेल में अगर हमें किसी सेल के अंदर लाइन ब्रेक करनी है तो हमें किसका यूज करना होगा? ऑल्ट एंटर का यूज करना होगा। दूसरा क्वेश्चन, विच एक्सेल फंक्शन रिटर्न्स द करेंट डेट एंड टाइम? कौन सा ऐसा एक्सेल फंक्शन है, एमएस एक्सेल का फंक्शन है, जो डेट और टाइम दोनों को रिफ्लेक्ट करेगा? बहुत आसान क्वेश्चन पूछा गया। कौन से एक्सेल फंक्शन वर्तमान तिथि और समय को लौटाता है? तो मैंने आपको बताया हुआ है कि डेट और टाइम के लिए हम क्या करते हैं? नाउ फंक्शन का यूज करते हैं। ये क्या करेगा? जो समय है, जो वर्तमान तिथि है या वर्तमान समय है, अभी का समय, अभी की डेट, आज की डेट और प्रेजेंट टाइम, इसको रिटर्न करेगा नाउ फंक्शन। अब एक चीज और भी याद रखिएगा, अगर एग्जाम में सिर्फ करंट डेट पूछते कि ऐसी कौन सी फंक्शन की है एक्सेल में जो करंट डेट को रिटर्न करती है, तो आंसर होगा टुडे फंक्शन। डेट और टाइम दोनों को रिफ्लेक्ट करती है नाउ फंक्शन। और अगर सिर्फ टाइम पूछ ले कि टाइम को रिफ्लेक्ट करने वाला फंक्शन कौन सा है, तो भी आंसर क्या होगा? नाउ फंक्शन। तो नाउ जो है वो डेट और टाइम दोनों को रिफ्लेक्ट करेगा, तो टाइम के केस में भी क्या होगा? नाउ। और करंट डेट और टाइम के केस में भी क्या होगा? नाउ फंक्शन। समझ में आ गई बात? लेकिन अगर करंट डेट की बात करेंगे, तारीख की बात होगी, तारीख पे तारीख पे तारीख, तो आंसर क्या होगा? टुडे फंक्शन। समझ में आ गया? भूलेंगे तो नहीं, ये इंपॉर्टेंट है, ये रिपीट भी हो सकते हैं किसी ना किसी तरीके से। विच टाइप ऑफ रेफरेंस कीप बोथ रोज एंड कॉलम्स फिक्स? एक्सेल में जो सेल रेफरेंसिंग होती है उसमें रोज एंड कॉलम्स को फिक्स करने के लिए किस प्रकार के सेल रेफरेंस का प्रयोग करेंगे? टाइप ऑफ रेफरेंस। कौन सा रेफरेंस रोज और कॉलम दोनों को स्थिर यानी फिक्स रखता है? तो हम लोग जानते हैं कि एक्सेल में सेल रेफरेंसिंग तीन प्रकार की होती है, रिलेटिव, एब्सोल्यूट और मिक्स्ड। एब्सोल्यूट में क्या होता है? व्हाट इज द केस ऑफ एब्सोल्यूट? रोज और कॉलम्स दोनों फिक्स होते हैं, तो यानी रोज एंड कॉलम्स को फिक्स करने के लिए डॉलर साइन का प्रयोग करते हैं सेल रेफरेंसिंग में, तो आंसर क्या होगा? एब्सोल्यूट रेफरेंस। सही है इसका। रिलेटिव क्या होता है? रिलेटिव रेफरेंस वो है जिसमें ना तो रो का यूज करते हैं, ना तो रो को लॉक करते हैं, ना तो कॉलम को। जैसे A1, B1, C1, C2, कोई डॉलर का प्रयोग नहीं किया, कोई लॉक नहीं किया। तो अगर पूछें ऐसी कौन सी रेफरेंसिंग है जिसमें कोई भी रो कोई भी कॉलम लॉक नहीं होती? रिलेटिव। एब्सोल्यूट का मतलब या तो रो को लॉक करेंगे या कॉलम को लॉक करेंगे। डॉलर एब्सोल्यूट का मतलब रो और कॉलम दोनों को लॉक करना। देखो, $A $1, तो हमने $A से क्या किया और $1 से क्या किया? रो को भी लॉक कर दिया और कॉलम को भी लॉक कर दिया। मिक्स्ड क्या होता है? मिक्स का मतलब एक टाइम पर एक, या तो रो को लॉक करेंगे या कॉलम को लॉक करेंगे। $A1 या $1। तो अगर रोज एंड कॉलम्स दोनों को लॉक करने यानी फिक्स करने की बात हो तो एब्सोल्यूट होगा। रोज एंड कॉलम्स किसी को भी फिक्स करने की बात ना हो, लॉक करने की बात ना हो, तो रिलेटिव होगा। और अगर कहें कि या तो रो या तो कॉलम को लॉक करो, किसी एक को लॉक करने की बात हो रही हो, तो क्या हो जाएगा? मिक्स्ड हो जाएगा। या तो रो या तो कॉलम। क्लियर है? वेरी गुड। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग टास्क कैन बी डन यूजिंग मेल मर्ज? निम्न में से कौन सा कार्य मेल मर्ज से किया जाता है? अब एमएस वर्ड में आपका मेल मर्ज का एक ऑप्शन गिवन होता है। मेल मर्ज के थ्रू क्या करते हैं? मेल करते हैं, बल्क में मेल करते हैं, सिर्फ बॉडी को बदलते हैं और मेल भेज देते हैं किसी भी एड्रेस पर, इसे बोलते हैं मेल मर्ज। क्या सिर्फ क्या क्या मेल कर सकते हैं? इनविटेशन लेटर, सेंडिंग इनविटेशन लेटर, ये काम मेल मर्ज से किया जा सकता है। मूवीज क्रिएट करना नहीं, राइटिंग प्रोग्राम्स जी नहीं, डिजाइनिंग वेबसाइट नहीं, एडिटिंग सॉन्ग्स बिल्कुल नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? सेंडिंग इनविटेशन लेटर, यही काम होता है मेल मर्ज का। नेक्स्ट, विच की कॉम्बिनेशन ओपन फॉन्ट डायलॉग बॉक्स
इन एमएस वर्ड। एमएस वर्ड में फॉन्ट डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए कौन सी कुंजी का प्रयोग करते हैं? किस की का यूज करते हैं, जल्दी बताइए। एमएस वर्ड में फॉन्ट डायलॉग बॉक्स को ओपन करने के लिए फॉन्ट डायलॉग बॉक्स क्या होता है? जिसमें आप फॉन्ट का नाम बदल सकते हैं, फॉन्ट का फेस बदल सकते हैं, फॉन्ट का साइज बदल सकते हैं, फॉन्ट का कलर बदल सकते हैं। और इसके लिए जो शॉर्टकट की है वो है Ctrl+D। इसकी 3 शॉर्टकट की होती हैं। तो आपको फॉन्ट डायलॉग बॉक्स को ओपन करने की तीनों शॉर्टकट की याद होनी चाहिए। कौन कौन सी? एक है Ctrl+D। ये होता है देखो फॉन्ट डायलॉग बॉक्स, जिसमें आपका फॉन्ट के नेम गिवन होते हैं, फॉन्ट का स्टाइल गिवन होता है, फॉन्ट का साइज गिवन होता है, नीचे आपके फॉन्ट के इफेक्ट गिवन होते हैं और कलर्स भी गिवन होते हैं। तो आप फॉन्ट में कोई भी डेकोरेशन कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, अपनी इच्छा से। यस। तो फॉन्ट डायलॉग बॉक्स को ओपन करने के 3 तरीके हैं। पहली शॉर्टकट की है Ctrl+D प्रेस करके, दूसरी है Ctrl+Shift+F के थ्रू, और तीसरी है Ctrl+Shift+P। प्रैक्टिकल करके देखो। एमएस वर्ड ओपन करो और Ctrl+D प्रेस करो, ये ओपन हो जाएगा। Ctrl+Shift+F ओपन करो, फिर यही ओपन हो जाएगा। Ctrl+Shift+P ओपन करो, फिर यही ओपन हो जाएगा। तो तीनों शॉर्टकट की याद रखिएगा टू ओपन द फॉन्ट डायलॉग बॉक्स। यस। नेक्स्ट, अ फायरवॉल वर्क्स मेनली टू प्रोटेक्ट अ नेटवर्क फ्रॉम। नेटवर्किंग में फायरवॉल का काम क्या होता है? फायरवॉल मुख्य रूप से नेटवर्क को किससे सुरक्षित रखने के लिए कार्य करता है? अनऑथराइज्ड एक्सेस से रोकने के लिए, कि कोई हैकर, कोई दूसरा व्यक्ति जो कि ऑथराइज नहीं है, जिसको राइट नहीं है एक्सेस करने का, वो ना एक्सेस कर पाए सर्वर को। इसके लिए हम फायरवॉल का यूज करते हैं। तो आंसर क्या होगा? टू प्रोटेक्ट फ्रॉम दी अनऑथराइज्ड एक्सेस। किससे सुरक्षित रखता है? अनऑथराइज्ड एक्सेस से सुरक्षित रखता है। हार्डवेयर फेलियर नहीं, पावर सप्लाई इश्यूज नहीं, प्रिंटर एरर बिल्कुल नहीं, फाइल डिलीशन भी नहीं होगा। करेक्ट आंसर होगा अनऑथराइज्ड एक्सेस। हाउ इज अ मैक एड्रेस जनरली रिप्रेजेंट? बताओ। नेटवर्किंग में आप जानते हैं मैक एड्रेस होता है, जिसकी फुल फॉर्म है मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस। मैक एड्रेस किस लेयर पर काम करता है? डेटा लिंक लेयर पर। ओएसआई मॉडल की दूसरी लेयर, डेटा लिंक लेयर पर काम करेगा मैक एड्रेस। वेरी गुड। मैक एड्रेस किस फॉर्मेट में होगा? हेक्साडेसिमल के फॉर्मेट में होता है। जो IPv4 होता है वो आपका कैसा होता है? डेसिमल। IPv6 कैसा होता है? हेक्साडेसिमल। और मैक एड्रेस भी कैसा होता है? हेक्साडेसिमल के फॉर्मेट में होता है। मैक एड्रेस कितने बिट का होता है, जल्दी बताओ। 48 बिट का। मैक एड्रेस कंसिस्ट ऑफ 48 बिट एड्रेस। IPv4 32 बिट, IPv6 128 बिट, और मैक एड्रेस 48 बिट का होगा, जो किस फॉर्मेट में होगा? हेक्साडेसिमल नंबर्स के फॉर्मेट में। देख लीजिए, ये होता है आपका मैक एड्रेस, जिसकी फुल फॉर्म क्या है? मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस। ये कितने डिजिट्स का होता है टोटल? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 6 डिजिट्स का आपका ये, सॉरी 12 डिजिट्स का होता है। टोटल जो हेक्साडेसिमल नंबर है मैक एड्रेस का, ये कितने डिजिट्स का होता है? दैट इज ऑफ 12 डिजिट्स, जिसमें जो 6 डिजिट होती हैं स्टार्टिंग की, वो बताती हैं ऑर्गेनाइजेशनली यूनिक आइडेंटिफायर, OUI। और जो बाद की 6 डिजिट होती हैं वो बताती हैं NIC कंट्रोलर, नेटवर्क इंटरफेस कंट्रोलर। तो टोटल डिजिट्स पूछें तो आंसर होगा 12। मैक एड्रेस कितने बिट का होता है? तो आंसर होगा 48। और मैक एड्रेस में पहली की 6 बिट क्या रिप्रेजेंट करेंगी? OUI, ऑर्गेनाइजेशनली यूनिक आइडेंटिफायर। और लास्ट की 6 डिजिट क्या रिप्रेजेंट करेगी? NIC कंट्रोलर, नेटवर्क इंटरफेस कंट्रोलर। है ना, ये बात याद रखिएगा। CMOS मेमोरी इज अ टाइप ऑफ, बताओ। ये जो CMOS है ये क्या है? हम जानते हैं CMOS का मतलब क्या होता है? बैटरी। हमारे लैपटॉप में या हमारे कंप्यूटर में एक बैटरी लगी होती है, जिसे बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर।
कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर का मतलब होता है रैम और रोम, लेकिन ये सीमॉस क्या है? यहां पर सीमॉस मेमोरी या बैटरी वो होती है जो डेट और टाइम को रिफ्लेक्ट करने का काम करती है। जैसे आपके मोबाइल फोन में डेट और टाइम लगातार आपको दिखता है, लैपटॉप में भी आपको डेट और टाइम नीचे दिखता रहता है, आपके पीसी यानी पर्सनल कंप्यूटर में भी आपको डेट और टाइम दिखता है। पीसी मतलब पर्सनल कंप्यूटर, प्रियंका चोपड़ा नहीं। तो जो डेट और टाइम रिफ्लेक्ट करने का काम होता है वो किसका होता है? सीमॉस बैटरी का। या बायोस के इंस्ट्रक्शन कौन कैप्ट करता है? अगेन सीमॉस बैटरी। तो सीमॉस अगर खराब हो जाए तो डेट और टाइम आपका डिस्टर्ब हो जाता है। तो सीमॉस क्या है? अगर हम कंप्यूटर को बंद कर दें तो भी क्या डेट और टाइम चलता रहेगा? जी हां। तो इसका मतलब सीमॉस बैटरी परमानेंट है। और परमानेंट को क्या बोलते हैं? नॉन वोलेटाइल इन नेचर। वोलेटाइल का मतलब टेम्परेरी नहीं होगा, नॉन वोलेटाइल मतलब परमानेंट। जी हां। कैश मेमोरी नहीं, वर्चुअल नहीं, सेकेंडरी नहीं। द करेक्ट आंसर इज नॉन वोलेटाइल मेमोरी। सीमॉस की फुल फॉर्म भी याद रखिएगा, पूछी जाती है एग्जाम में, दैट इज कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमी कंडक्टर। नेक्स्ट, कैश मेमोरी इज जनरली मेड अप ऑफ। कैश मेमोरी सामान्यतः किससे बनी होती है? हम जानते हैं कि दूसरे नंबर की फास्टेस्ट मेमोरी होती है कैश, क्योंकि पहले नंबर की फास्टेस्ट है रजिस्टर, रजिस्टर के बाद क्या नाम आता है? कैशे। और कैशे मेमोरी स्टैटिक रैम की मदद से बनाई जाती है, एस रैम की मदद से। क्योंकि डायनेमिक रैम का यूज तो लैपटॉप में किया जाता है, हमारे पीसीज में किया जाता है, लेकिन जो स्टैटिक रैम है, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी है, इसकी मदद से हम क्या बनाते हैं? कैश मेमोरी। तो कैश मेमोरी सामान्यतः किसमें बनी होती है? द करेक्ट आंसर इज स्टैटिक रैम। डायनेमिक रैम कौन सी रैम होती है? जो हमारे लैपटॉप्स में लगी होती है, जो हमारे स्मार्टफोन्स, या आप कह सकते हैं जो हमारे पर्सनल कंप्यूटर में लगी होती है, दैट इज कॉल्ड डायनेमिक रैम। ये कई तरीके की होती है, एसडी रैम, सिंक्रोनस डायनेमिक रैम, DDR1, DDR2, DDR3, DDR4, DDR5, ये डायनेमिक है। डबल डेटा रेट जिसको बोलते हैं, मैग्नेटिक कोर होगा नहीं। फ्लैश मेमोरी में हमारी कौन सी मेमोरी आती है? पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड, या एसएसडी, सॉलिड स्टेट ड्राइव, ये आपकी फ्लैश मेमोरी होती है, तो ये भी नहीं होगा। रोम हो नहीं सकता, कैश मेमोरी का रोम से कोई लेना देना नहीं। मास्क रोम इज मेनली यूज्ड इन, कह रहे मास्क रोम कहां पर प्रयोग किया जाता है? मास्क रोम का मुख्य उपयोग कहां किया जाता है? बताइए। मास्क रोम क्या है? एक ऐसी रीड ओनली मेमोरी है जो ऑर्डर देकर बनाई जाती है। क्या देकर बनाई जाती है? ऑर्डर देकर, कस्टमाइज की जाती है, जिसमें बाद में कोई चेंजेस पॉसिबल नहीं होते। एक बार अगर बन गई तो बन गई, फिर उसके बाद अगर कोई चेंजेस करवाने हैं, कोई मॉडिफिकेशन करवाना है, दैट इज नॉट पॉसिबल। तो इसे कहां पर यूज करते हैं? एम्बेडेड सिस्टम्स में। मास्क रोम का प्रयोग किया जाता है एम्बेडेड सिस्टम्स में, जैसे सीसीटीवी कैमरा, जैसे आपके रिमोट्स। ऑर्डर देकर जो चीजें बनाई जाती हैं, स्पेसिफिकली सैटेलाइट्स जो ऑर्डर देकर बनी, जिसमें कुछ नई टेक्निक का प्रयोग करवाते हैं लोग, इसे बोलते हैं मास्क रोम। तो आंसर क्या होगा? एम्बेडेड सिस्टम्स। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम? बताओ, इनमें से कौन सा ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है? ओपन सोर्स का मतलब क्या होता है? एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो फ्री ऑफ कॉस्ट भी हो और उसमें हम बदलाव भी कर पाए, दैट इज फ्री, दैट कैन बी चेंज, उसमें हम चेंजेस भी कर पाए अपने अकॉर्डिंग, और जिसके सोर्स कोड को भी हम देख पाए, जिसकी कोडिंग को भी हम देख पाए, दैट इज कॉल्ड ओपन सोर्स। और ओपन सोर्स में क्या आता है? लाइनेक्स, एंड्रॉयड भी आता है। एंड्रॉयड गिवन नहीं है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडोज नहीं, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं, आईओएस नहीं, एमएस डॉस नहीं, द करेक्ट आंसर इज लाइनेक्स। Which phishing attack uses phone call to trick victim? कौन सा फिशिंग अटैक फोन कॉल के माध्यम से लोगों को धोखा देता है? बताओ। स्मिशिंग, विशिंग, स्पीयर फिशिंग,
फार्मिंग या स्पूफिंग। देखिए फिशिंग का मतलब क्या होता है? फिशिंग का मतलब कि आप किसी के साथ में कोई गलत काम कर रहे हैं। गलत इन द सेंस मींस डेबिट कार्ड को हैक करना, क्रेडिट कार्ड को हैक करना, फॉल्सिफिकेशन ऑफ डेटा, धोखाधड़ी से इंफॉर्मेशन को लेना, फेक वेबसाइट बनाकर इंफॉर्मेशन को कैप्चर करना, ये सब आपके फिशिंग अटैक होते हैं। तो कह रहा है फिशिंग अटैक जो फोन कॉल के थ्रू किया जा रहा है, इसे क्या बोलेंगे? आपके पास में एक फेक कॉल आया कि मैं कौन बनेगा करोड़पति से बोल रहा हूं, अमिताभ बच्चन, है ना, फेक कॉल्स। तो अब इस तरीके का अगर कोई कॉल आता है और आपसे कोई पर्सनल इंफॉर्मेशन जानने की कोशिश करता है कि अपना अकाउंट नंबर बता दीजिए, ओटीपी बता दीजिए, तो ये किस में आएगा? विशिंग में आएगा। वॉइस फिशिंग इज कॉल्ड फिशिंग। फोन कॉल्स के थ्रू, फोन का मतलब वॉइस के थ्रू, तो वॉइस फिशिंग को क्या बोलते हैं? विशिंग बोलते हैं, है ना। याद रखिएगा, जब भी फिशिंग के साथ में वॉइस की बात होगी, फोन कॉल की बात होगी, तो इस प्रकार के फिशिंग अटैक को क्या बोलेंगे? विशिंग बोलेंगे, वॉइस फिशिंग। नेक्स्ट, व्हाट डज द लेटर पी स्टैंड्स फॉर इन कैप्चा? कैप्चा में पी का मतलब क्या है? कैप्चा क्या होता है? कई बार हम लोग देखते हैं वेबसाइट पर, जब हम लॉगिन करते हैं तो कैप्चा के दर्शन होते हैं कुछ इस प्रकार। कैप्चा क्या करता है? ये इंश्योर करता है कि सामने वाला पर्सन रोबोट तो नहीं है, मैनुअल है, ह्यूमन बीइंग है। इसके लिए हम लोग कैप्चा का यूज करते हैं। तो कैप्चा की फुल फॉर्म क्या है, जरा ध्यान दो। कंप्लीटली, सी का मतलब कंप्लीटली, ऑटोमेटेड पब्लिक ट्यूरिंग टेस्ट टू टेल कंप्यूटर्स एंड ह्यूमन अपार्ट। जिसमें पूछा क्या जा रहा है कि कैप्चा में पी क्या है, तो यहां पर पी क्या है? पब्लिक। तो आंसर क्या हो गया? पब्लिक। कैप्चा मींस कंप्लीटली ऑटोमेटेड, ये ऑटोमेटेड काम करता है। पब्लिक ट्यूरिंग टेस्ट एक प्रकार का टेस्ट है पब्लिक के बीच में, जो कंप्यूटर को और ह्यूमंस को अलग अलग करता है। यानी वो रोबोट है सामने वाला तो नहीं कर पाएगा कैप्चा को सॉल्व, और अगर ह्यूमन है तो वो कर लेगा, है ना। दैट इज कॉल्ड कैप्चा। नेक्स्ट, कोबोल एंड एल्गोल बिलोंग्स टू विच जनरेशन ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज कोबोल और एल्गोरिथम लैंग्वेज एल्गोल, ये कंप्यूटर की किस जनरेशन में आती है? बताइए, कोबोल और एल्गोल किस पीढ़ी जनरेशन की प्रोग्रामिंग भाषा है? सी, सी प्लस प्लस, जावा, सी शार्प, डॉट नेट, कोबोल, एल्गोल, ये सब आपकी थर्ड जनरेशन में आती हैं। जितनी भी हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं जो सॉफ्टवेयर बनाने में यूज करते हैं, वो किसका पार्ट होता है? थर्ड जनरेशन का। सो दी करेक्ट आंसर इज थर्ड। फर्स्ट में क्या आएगा? मशीन लैंग्वेज, बाइनरी लैंग्वेज, बिट। सेकेंड जनरेशन में क्या आएगा? असेंबली लैंग्वेज, निमोनिक्स का यूज होता है। थर्ड में क्या आएगा? सी, सी प्लस प्लस, जावा, फॉरट्रैन, बेसिक, कोबोल, एल्गोल, ये सब। फोर्थ जनरेशन में क्या आएगा? डेटाबेस वाली लैंग्वेज जैसे एसक्यूएल, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। और फिफ्थ जनरेशन में क्या आएगा? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिलेटेड लैंग्वेज जैसे मरकरी, प्रोलॉग, लिस्प, ये सब आपकी आती हैं फिफ्थ जनरेशन लैंग्वेज में। नेक्स्ट, स्काइप यूजेस विच टेक्नोलॉजी फॉर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एंड वॉइस कॉल ओवर द इंटरनेट? स्काइप माइक्रोसॉफ्ट का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सॉफ्टवेयर है। स्काइप, अब तो माइक्रोसॉफ्ट ने मीट लॉन्च कर दिया है ना। गूगल का मीट है, माइक्रोसॉफ्ट का टीम है, तो अलग अलग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सॉफ्टवेयर आ चुके हैं मार्केट में। लेकिन एक समय पर स्काइप बहुत फेमस हुआ करता था, माइक्रोसॉफ्ट का स्काइप। अब माइक्रोसॉफ्ट का टीम हो चुका है अपडेट होके, है ना, नए वर्जन्स में। लेकिन गूगल का क्या है? अगर आप जीमेल का यूज कर रहे हैं तो गूगल मीट का यूज होता है, जीमेल में दिया रहता है गूगल मीट करके। तो ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सॉफ्टवेयर्स हैं। तो कह रहे स्काइप जो है वो किस टेक्नोलॉजी का प्रयोग करता है फॉर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एंड वॉइस कॉल ओवर द इंटरनेट? क्वेश्चन में ही आंसर है वीओआईपी, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। इस प्रोटोकॉल का यूज होता है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में।
और इसी की मदद से हम किसी को वीडियो कॉल कर पाते हैं, चाहे वो फोन की वीडियो कॉल्स हो, व्हाट्सएप वीडियो कॉल हो, फेसबुक के थ्रू वीडियो कॉल हो, या किसी सॉफ्टवेयर के थ्रू वीडियो कॉल्स। दैट इज वाया वीओआईपी, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। नेक्स्ट, which type of screen was commonly used in old computer monitors? पुराने कंप्यूटर मॉनिटर्स में सामान्यतः किस प्रकार की स्क्रीन का उपयोग किया जाता था? जल्दी से बताइए। वेरी गुड। पहले जो यूज होती थी वो थी हमारी सीआरटी मॉनिटर्स, कैथोड रे ट्यूब, है ना, इनका यूज करते थे। बड़े बड़े स्क्रीन, बड़ी बड़ी टीवी होती थी, हैवी बल्की इन साइज, दिस इज कॉल्ड कैथोड रे ट्यूब। उसके बाद में एलसीडी आया, एलईडी आया, ओएलईडी आया, प्लाज्मा आया, है ना, बहुत सारे ऐसे विकल्प आए हमारे पास में। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर? इनमें से कौन सा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होता है? वो सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर की स्पीड और परफॉर्मेंस को इंक्रीज करे, उसे यूटिलिटी बोलते हैं। द सॉफ्टवेयर विच इज यूज्ड to increase the speed and performance of the computer, that is called utility। निम्न में से कौन सा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का उदाहरण है? एमएस वर्ड? जी नहीं। गूगल क्रोम? जी नहीं। एडोब फोटोशॉप? बिल्कुल नहीं। डिस्क डी फ्रैगमेंटर इज द राइट वन। पावर पॉइंट भी नहीं होगा। तो जो कंप्यूटर की स्पीड को बढ़ाने में यूज हो, मतलब डिस्क डी फ्रैगमेंटर, डिस्क क्लीनअप, ये आपके कहलाते हैं यूटिलिटी, जो परफॉर्मेंस को इंक्रीज करते हैं। एंटीवायरस यूटिलिटी है, कंप्यूटर की स्पीड को इंक्रीज करेगा, वायरस नहीं आने देगा, यूटिलिटी है। डिस्क डीफ्रैगमेंटर, डिस्क क्लीनअप, डिस्क बैकअप, विनजिप विनरैर वाले, ये भी आपके यूटिलिटी होते हैं। समझ में आ गया? तो निम्न में से कौन सा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का उदाहरण है? आंसर है डिस्क डीफ्रैगमेंटर। और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स कंप्यूटर में बहुत हद तक टेम्परेरी फाइल्स को डिलीट करते हुए कंप्यूटर की परफॉर्मेंस को इंक्रीज करते हैं। नेक्स्ट, हब ऑपरेटेड विच लेयर ऑफ द ओएसआई मॉडल? किससे क्वेश्चन आ रहा है? ओएसआई मॉडल, नेटवर्किंग से। हब जो है वो किस लेयर पर काम करता है ओएसआई मॉडल में? ओएसआई मॉडल में कितनी लेयर होती हैं? 7। हब किस लेयर पर काम करता है? फिजिकल लेयर पे। आपको मालूम होना चाहिए कि फिजिकल लेयर पर दो डिवाइसेस काम करती हैं, हब और रिपीटर। हब एंड रिपीटर। तो हब पूछें या रिपीटर पूछें, आंसर क्या होगा? फिजिकल लेयर। क्लियर है? डेटा लिंक लेयर में क्या यूज होगा? स्विच और ब्रिज का। नेटवर्क लेयर में किसका यूज होगा? राउटर्स का। ट्रांसपोर्ट और एप्लीकेशन लेयर में किसका यूज होगा? गेटवे का। तो ये आपको सब पता होना चाहिए कि किस लेयर में कौन सी डिवाइस का प्रयोग हो रहा है। और टोटल लेयर्स कितनी होती हैं ओएसआई मॉडल में? 7। फिजिकल लेयर नंबर 1, डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन, प्रेजेंटेशन और एप्लीकेशन। 7 layers are there। Which device is more intelligent in network communication? नेटवर्क संचार में कौन सी डिवाइस अधिक बुद्धिमान यानी इंटेलिजेंट होती है? हब? बिल्कुल नहीं। हब तो आपकी इंटेलिजेंट हो ही नहीं सकती, क्योंकि हब क्या होती है? ब्रॉडकास्ट। ये सबको मैसेज दे देती है, तो ये इंटेलिजेंट नहीं होती। सबसे इंटेलिजेंट होती है राउटर। सबसे बेस्ट नेटवर्किंग डिवाइस जो मोर इंटेलिजेंट यानी सबसे इंटेलिजेंट मानी जाती है, वो क्या है? दैट इज राउटर। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट वन। और अगर एग्जाम में पूछें कि राउटर किस लेयर पर काम करता है ओएसआई मॉडल में, तो आंसर होगा नेटवर्क लेयर। तीसरे लेयर पर काम करता है राउटर, आईपी एड्रेस के साथ में, इन दी नेटवर्क लेयर। नेक्स्ट, विच प्रोटोकॉल अलाउज यूजर टू मैनेज ईमेल डायरेक्टली ऑन द मेल सर्वर? कौन सा प्रोटोकॉल उपयोगकर्ताओं को मेल सर्वर पर ही ईमेल प्रबंधित करने की सुविधा देता है? बताओ जल्दी से। ईमेल को रिसीव करने वाली जो प्रोटोकॉल है वो कौन सी है? आईमैप और POP3। ईमेल को भेजने वाली जो प्रोटोकॉल है वो SMTP है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल टू सेंड ईमेल। लेकिन मेल को रिसीव करने वाली जो प्रोटोकॉल है वो कौन सी है? आईमैप और POP3। और जो अटैचमेंट के लिए यूज होती है वो माइम है।
मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल अटैचमेंट, मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन, माइम प्रोटोकॉल। तो कह रहा है कौन सी ऐसी प्रोटोकॉल है जो अलाउ करती है यूजर को टू मैनेज, मैनेज का मतलब होता है एक्सेस, रिट्रीव, लेकिन डायरेक्टली ऑन दी मेल सर्वर, सर्वर के ऊपर। तो सर्वर के ऊपर मेल को मैनेज करना और रिसीव करने के लिए आई मैप का यूज करते हैं, POP3 का नहीं, क्योंकि ये तो सॉफ्टवेयर बेस्ड होती है POP3, है ना, ये आपका सर्वर बेस्ड नहीं होती। तो सर्वर बेस्ड कौन सी होती है? आई मैप, जैसे जीमेल हो गया, रेडिफ मेल हो गया, ये सब आई मैप का यूज करते हैं। इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल इज द राइट आंसर। विच जनरेशन इंट्रोड्यूस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम, किस पीढ़ी में ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग हुआ? बहुत आसान, हम लोग ने पढ़ा हुआ है, आप जानते होंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो सेकेंड जनरेशन में फेमस हुआ। फर्स्ट जनरेशन में आपका वैक्यूम ट्यूब आया, सेकेंड में ट्रांजिस्टर, और इसी के साथ आपका ऑपरेटिंग सिस्टम फेमस हुआ और अच्छे से काम करना लगा। लेकिन उससे पहले बड़ी मुशक्कत, बड़ा फर्स्ट जनरेशन में बड़ी मुश्किल होती थी कंप्यूटर को ऑन करने के लिए, बहुत सारे कमांड दिए जाते थे। लेकिन सेकेंड जनरेशन में बल्ले बल्ले हो गई, क्योंकि यहां पर ऑपरेटिंग सिस्टम फुल फ्लेज तरीके से काम करने लगा। तो आंसर इज व्हाट? सेकेंड जनरेशन। क्लियर है? ऑपरेटिंग सिस्टम आपके कौन कौन से होते हैं? यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, MS DOS, यूबुंटू, लाइनेक्स, विंडोज, है ना। तो ये सब आपके क्या है? दीज आर दी ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम का काम क्या होता है? टू प्रोवाइड इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड हार्डवेयर, यूजर और हार्डवेयर के बीच में एक इंटरफेस प्रोवाइड करना, एक बेस प्रोवाइड करना। बेबी को बेस पसंद है और कंप्यूटर को भी सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए एक बेस की रिक्वायरमेंट होती है, और वो बेस कौन प्रोवाइड करता है दोस्तों? दैट इज ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन ईमेल क्लाइंट सॉफ्टवेयर? बहुत आसान क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक सामान्य ईमेल क्लाइंट सॉफ्टवेयर है? ईमेल क्लाइंट का मतलब जो क्लाइंट के फॉर्म में काम करे, जो सॉफ्टवेयर के फॉर्मेट में काम करे, जो बिना इंटरनेट के भी काम करे। द आंसर इज MS आउटलुक, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक, जिसको सबीर भाटिया ने डेवलप किया था, जिसका नाम क्या था? हॉटमेल, और बाद में इसका नाम चेंज करके माइक्रोसॉफ्ट ने क्या कर दिया? खरीद लिया सबीर भाटिया से, और इसका नाम कर दिया माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक। तो इसका पुराना नाम क्या था MS आउटलुक का? दैट इज हॉटमेल। और किसने डेवलप किया था? सबीर भाटिया ने। लेकिन किसने खरीद लिया? माइक्रोसॉफ्ट ने, और नाम क्या कर दिया? MS आउटलुक। ये आपका ईमेल क्लाइंट है। क्लियर है? नेक्स्ट, द पर्पस ऑफ डैश इज टू बिगिन ईच वर्ड इन अ लोअर केस एंड द रेस्ट इन द अपर केस। डैश का उद्देश्य प्रत्येक शब्द के छोटे अक्षर से प्रारंभ करना तथा शेष अक्षरों को बड़े अक्षरों में करना होता है। इसे क्या बोलते हैं? आप लोग ने देखा होगा MS वर्ड में एक चेंज केस नाम का ऑप्शन होता है, जिसकी शॉर्टकट की होती है Shift+F3। शिफ्ट के साथ में F3 चेंज केस की शॉर्टकट की। वेरी इंपॉर्टेंट। कह रहा है ऐसा कौन सा चेंज केस है जिसमें बिगिन होगा वर्ड लोअर में, जो अक्सर कभी नहीं होता ऐसा कभी कि हम कभी छोटे से लिखना शुरू करें, नहीं होता ना, बड़े से लिखना शुरू करते हैं, उसके बाद छोटे कैरेक्टर्स आते हैं। लेकिन यहां पर बिगिन हो रहा है वर्ड किससे? छोटे से, लोअर केस से, और बाकी अपर केस में है, बाकी कैपिटल में है। इसे बोलते हैं टॉगल केस। दिस इज कॉल्ड टॉगल केस। फॉर एग्जाम्पल, ये देखो, हमने टॉगल केस का नाम कैसे लिखा हुआ है? टी हमारा क्या है? छोटे से, बाकी देखो क्या है? बड़े से, फिर सी क्या है? छोटे से, और बाकी क्या है? बड़े से। इसे बोलते हैं टॉगल केस। द पर्पज ऑफ डैश इज टू बिगिन ईच वर्ड इन लोअर केस। हर एक बिगिन होगा किससे? लोअर केस से, एंड द रेस्ट इज इन अपर केस, और बाकी किससे होगा? बड़े से, कैपिटल से। इस तरीके के चेंज केस को बोलते हैं क्या? टॉगल केस। समझ में आ गई बात? अब जरा ध्यान दो, एग्जाम में यह भी पूछा जाता है कि MS वर्ड में कितने प्रकार के चेंज केस होते हैं? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ चेंज केस आर देयर
इन MS वर्ड? तो आंसर है 5 टाइप्स के। कौन कौन से? पहला है आपका सेंटेंस केस, द फर्स्ट इज योर सेंटेंस केस, दूसरा लोअर केस, तीसरा अपर केस, चौथा कैपिटलाइज ईच वर्ड और पांचवा टॉगल केस। तो टोटल आपके कितने हो गए? 5। नेक्स्ट, हाउ मेनी अल्फाबेट्स आर यूज्ड इन हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम? हेक्साडेसिमल संख्या पद्धति में कितने अक्षरों यानी अल्फाबेट का उपयोग किया जाता है? आप ये बात जानते होंगे कि हेक्साडेसिमल का मतलब क्या होता है दोस्तों? बेस 16, जिसका बेस 16 हो वो कहलाता है हेक्साडेसिमल, जिसकी रेंज 0 से 15 हो वो कहलाता है हेक्साडेसिमल। यस, हेक्साडेसिमल में 0 से 9 और ए से लेकर एफ होगा। तो ए से लेकर एफ अगर आप काउंट करें, ए बी सी डी ई एफ, यानी 6 अल्फाबेट यहां पर होंगे। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3, 6 इज द राइट आंसर। देखो एक बार, हेक्साडेसिमल में 0 से लेकर 9 तक होते हैं नंबर्स। फिर इसके बाद आपके क्या होंगे? अल्फाबेट। कितने? ए से लेकर एफ तक। ए का मान क्या होता है? 10, बी का मान 11, सी का मान 12, डी का मान 13, ई का मान 14 और एफ का मान 15। तो पूछ कह रहा था कि अल्फाबेट कितने होंगे हेक्साडेसिमल में? तो ए से लेकर एफ तक कितने हैं आपके? 6 अल्फाबेट है ना। तो करेक्ट आंसर है 6। घुमा के पूछा लेकिन आसान है। द मेन एडवांटेज ऑफ रजिस्टर मेमोरीज, रजिस्टर मेमोरी का मुख्य लाभ क्या है? अभी हम लोग ने डिस्कस किया कि कंप्यूटर में सबसे फास्टेस्ट मेमोरी कौन सी है? रजिस्टर है। रजिस्टर मेमोरी किससे मिलकर बनी होती है? फ्लिप फ्लॉप से मिलकर बनी होती है। इट इज मेड अप ऑफ फ्लिप फ्लॉप के कॉम्बिनेशन से रजिस्टर बनता है। रजिस्टर मेमोरी एक ऐसी मेमोरी होती है जो सीपीयू के अंदर होती है, दैट रिसाइड इनसाइड द सीपीयू। सीपीयू के अंदर बहुत सारे तरीके के रजिस्टर होते हैं, जैसे प्रोग्राम काउंटर, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ रजिस्टर्स आर देयर, जहां से क्वेश्चन आता है एग्जाम में। रजिस्टर मेमोरी का मुख्य लाभ क्या है? कि ये फास्टेस्ट है। कहीं दिया हुआ है लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी है? जी नहीं। स्मॉल है स्टोरेज कैपेसिटी तो। लो कॉस्ट है? नहीं, ये महंगी होती है। परमानेंट है? जी नहीं, ये टेम्परेरी होती है। वेरी हाई स्पीड एक्सेस? जी हाँ, इसकी स्पीड सबसे फास्टेस्ट है। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4। यूज्ड फॉर बैकअप? बिल्कुल नहीं। समझ में आ गया? तो रजिस्टर एक प्रकार की आपकी प्राइमरी मेमोरी ही होती है जो सीपीयू के अंदर होती है। यस। नेक्स्ट, तो सबसे फास्टेस्ट कौन सी होगी? रजिस्टर। फिर उसके बाद किसका नंबर आएगा? कैशे का। दूसरे नंबर पे फास्ट। तीसरे नंबर पे रैम, मेन मेमोरी। फिर उसके बाद में आपकी सेकेंडरी मेमोरी आ जाती है, जैसे एसएसडी, सॉलिड स्टेट ड्राइव, हार्ड डिस्क ड्राइव। और फिर टर्शरी स्टोरेज आ जाता है, यानी पेन ड्राइव, सीडी, डीवीडी, ये सब आपकी टर्शरी स्टोरेज होती है। तो सबसे फास्ट नंबर 1 पोजीशन पे रजिस्टर। रजिस्टर के बाद जो दूसरी उससे स्लो होती है वो कौन सी है? कैशे। कैशे से स्लो रैम, रैम से स्लो फिर सेकेंडरी मेमोरी, एसएसडी या हार्ड डिस्क, और फिर आपकी टर्शरी स्टोरेज यानी पेन ड्राइव, सीडी, डीवीडी, ये सब। व्हाट इज द आस्की नंबर ऑफ द कैरेक्टर ए? बताओ। आस्की तो आप लोग जानते होंगे, आशिकी नहीं है, आस्की है। क्या होगा आंसर? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। पता है ना, आता है लेकिन घमंड नहीं करते आप लोग, इंटेलिजेंट तो हैं। तो आस्की का मतलब क्या होता है? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। और इसमें कैपिटल ए का मान क्या होता है? 65। देखो, आस्की नंबर में हर एक अल्फाबेट, हर एक सिंबल का कोई एक वैल्यू होती है। याद रखिएगा, कैपिटल ए की वैल्यू, अपर केस वाले बड़े वाले कैपिटल ए की वैल्यू क्या होगी? 65। छोटे वाले लोअर केस ए की वैल्यू क्या होगी? 97। अब अगर आपसे पूछ लें कि कैपिटल बी का मान क्या होगा, तो बता देंगे ना, 66 प्लस 1 होगा। सी पूछ लें तो 67 एंड सो ऑन जेड तक कर लेंगे इसी प्रकार। स्मॉल बी का मान पूछे कि आस्की स्मॉल बी का क्या होगा? 98।
स्मॉल सी का पूछे 99, स्मॉल डी का पूछे 100, तो ए बी सी डी ऐसे, बस ये दोनों याद रखिएगा, किसी का भी पूछें उतना आगे ले जाइएगा अल्फाबेट के अकॉर्डिंग। समझ में आ गया? नेक्स्ट, विच टाइप ऑफ अटैक फ्लड्स अ सर्वर विद एक्सेसिव रिक्वेस्ट टू एग्जॉस्ट इट्स रिसोर्सेस? मतलब ऐसा कौन सा अटैक है, ऐसा कौन सा नेटवर्क में अटैक है, अटैक मतलब वायरस, कोई भी अटैक हो सकता है, फ्लड अ सर्वर, जो सर्वर पर इतना फ्लड करे, इतनी रिक्वेस्ट भेजे, सर्वर को बिजी कर दे, फ्लड का मतलब बाढ़ ला दे, विद एक्सेसिव रिक्वेस्ट, बार बार रिक्वेस्ट करके, टू एग्जॉस्ट इट्स रिसोर्सेस, ताकि सर्वर कंफ्यूज हो जाए कि मुझे करना क्या है। और इस तरीके के अटैक को बोलते हैं डीओएस, डिनाइल ऑफ सर्विस, या डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस। कहीं दिया है? जी हां, सर्वर पर इतनी रिक्वेस्ट की जाए, किसके थ्रू? रोबोटिक्स के थ्रू, बॉट के थ्रू, बॉटनेट के थ्रू, ताकि सर्वर कंफ्यूज हो जाए कि मुझे करना क्या है। जब सर्वर को कुछ समझ में नहीं आएगा तो वो अपनी सर्विसेज को बंद कर लेगा, और इस प्रकार के अटैक को बोलते हैं व्हाट? डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक, डीडीओएस अटैक। खटैक, समझ में आया? तो इस प्रकार से होता है कि बॉट, रोबोट की मदद से सर्वर पर रिक्वेस्ट भेजी जाती है, सर्वर कंफ्यूज हो जाता है, शट डाउन कर लेता है अपनी सर्विस को, तब हैकर इसको हैक कर लेता है। इस तरीके के अटैक को बोलते हैं डीडीओएस अटैक। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इज वाइडली यूज्ड इन, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल किसमें करते हैं? यूनिक्स है, लाइनक्स है, ये सर्वर के लिए बने हैं। इन ऑपरेटिंग सिस्टम्स का यूज हम लोग किसमें करते हैं? सर्वर में। तो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का व्यापक उपयोग कहां किया जाता है दोस्तों? इन सर्वर एंड वर्क स्टेशंस। गेमिंग में बिल्कुल नहीं, पर्सनल कैलकुलेटर्स जी नहीं, प्रिंटर भी नहीं, कैमरा भी नहीं। द करेक्ट आंसर इज सर्वर वर्क स्टेशंस। सर्वर में और वर्क स्टेशंस में। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम किसने डेवलप किया? मिस्टर केन थॉमसन के द्वारा इसको डेवलप किया गया। एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जिसको सोचा गया ओपन सोर्स बनाएंगे, लेकिन ये ओपन सोर्स नहीं था, इसीलिए फिर लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया गया, जो कि प्योर ओपन सोर्स की कैटेगरी में आता है। नेक्स्ट, विच विंडोज वर्जन इंट्रोड्यूस्ड द स्टार्ट मेन्यू फॉर द फर्स्ट टाइम? विंडोज से क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि विंडोज का ऐसा कौन सा वर्जन है जिसमें सबसे पहली बार, फर्स्ट टाइम, किसका स्वागत किया गया? स्वागत नहीं करोगे मेरा? स्टार्ट मेन्यू। हम लोग देखते हैं ना कि विंडोज के वर्जन में हमें स्टार्ट मेन्यू देखने को मिलता है। विंडोज 8 में स्टार्ट मेन्यू नहीं रखा था, एक्सपेरिमेंट किया गया था, 8.1 में फिर से ले आए थे। तो स्टार्ट मेन्यू की शुरुआत किससे हुई? विंडोज 95 से, यानी ऑप्शन 5 इज द राइट वन। याद रखिएगा कि स्टार्ट मेन्यू विंडोज में सबसे पहले किस में आया? विंडोज 95 में आया। और कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था? विच की इज यूज टू क्लोज और एंड अ स्लाइड शो इन पावर पॉइंट? टॉपिक देखते रहो, किन किन टॉपिक से क्वेश्चन पूछ रहा है, सभी से, है ना, कोई टॉपिक छोड़ नहीं रहा है। कह रहा है पावर पॉइंट में स्लाइड को बंद करने की शॉर्टकट की क्या है? एस्केप। हम जानते हैं स्लाइड शो में F5 करते हैं बिगिनिंग से, शिफ्ट F5 करते हैं फ्रॉम द करंट स्लाइड के थ्रू, लेकिन अगर एंड करना हो स्लाइड को तो हम किस शॉर्टकट की का प्रयोग करेंगे? एस्केप का। एमएस पावर पॉइंट में स्लाइड शो को बंद या समाप्त करने के लिए किस कुंजी का उपयोग करते हैं? तो आंसर क्या होगा? एस्केप का। नेक्स्ट, पेपर का लेवल इससे टफ ही होगा, है ना, इससे आसान तो नहीं होगा, ये तो आसान था। विच मैलवेयर स्प्रेड ऑटोमेटिकली थ्रू नेटवर्क विदाउट यूजर इंटरेक्शन? बताओ कौन सा मैलवेयर बिना उपयोगकर्ता के हस्तक्षेप के नेटवर्क के माध्यम से स्वतः फैलता है? कह रहा है ऐसा कौन सा मैलवेयर है? मैलवेयर का मतलब होता है मैलिशियस सॉफ्टवेयर, जैसे वायरस है, वॉर्म है, ट्रोजन है ना, इस तरीके से। स्प्रेड ऑटोमेटिकली, ऑटोमेटिकली मतलब अपने आप, सेल्फ। तो ऑटोमेटिकली अगर आ गया तो क्या आ जाएगा? वॉर्म आ जाएगा। राइट वंस रीड मैनी, ये अपने आप काम करता है, जबकि वायरस को चलने के लिए ह्यूमन इंटरवेंशन,
ह्यूमन की इन्वॉल्वमेंट है कि जब इंसान कोई क्लिक करेगा, किसी पर डबल क्लिक करेगा, राइट क्लिक करेगा, कोई सॉफ्टवेयर अपलोड करेगा, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेगा, तब एंटर होगा। लेकिन वॉर्म क्या होता है? ऑटोमेटिक होता है, इसका ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट जीरो होता है। तो अपने आप काम करें नेटवर्क में विदाउट यूजर इंटरेक्शन, बिना यूजर इंटरेक्शन के वॉर्म, विद यूजर इंटरेक्शन हो तो वायरस। यहां पर क्या होगा? वॉर्म, राइट वंस रीड मैनी, सेकेंड ऑप्शन इज द राइट वन। वायरस कब होता? वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज, जब विद यूजर इंटरेक्शन होता, नेटवर्क के माध्यम से उपयोगकर्ता के बिना नहीं, उपयोगकर्ता की मदद से। अगर यूजर की इन्वॉल्वमेंट होगी तो वायरस होगा, और अगर यूजर की इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी तो वॉर्म होगा। नेक्स्ट, विच क्लाउड प्लेटफॉर्म, क्लाउड कंप्यूटिंग से क्वेश्चन आता हुआ, कह रहा कौन सा ऐसा क्लाउड प्लेटफॉर्म है जो वाइडली यूज होता है फॉर होस्टिंग वर्चुअल मशीन्स एंड वेब एप्लीकेशन। ऐसा कौन सा क्लाउड प्लेटफॉर्म है जिसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है वर्चुअल मशीन्स और वेब एप्लीकेशन को होस्ट करने के लिए? बताओ, वर्चुअल मशीन और वेब एप्लीकेशन होस्ट करने के लिए कौन सा क्लाउड प्लेटफॉर्म व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है? AWS, Amazon वेब सर्विस सबसे फेमस, ड्रॉपबॉक्स ये भी क्लाउड प्लेटफॉर्म है, गूगल ड्राइव ये भी क्लाउड है, वन ड्राइव ये भी आपकी क्या है? क्लाउड है। व्हाट्सएप क्लाउड नहीं है। यस, ये सब तो क्लाउड है, लेकिन इसमें से सबसे फेमस होस्टिंग के लिए वर्चुअल मशीन और वेब एप्लीकेशन, यानी वेबसाइट अगर हमें होस्ट करनी है तो प्रेफरेंस किसको मिलेगी? AWS, Amazon के Amazon वेब सर्विस एप्लीकेशन को, है ना, इस क्लाउड प्लेटफॉर्म को। नेक्स्ट, which printer uses heat sensitive paper to produce the output? ऐसा कौन सा प्रिंटर है जो हीट का प्रयोग करता है पेपर पे आउटपुट देने के लिए? कौन सा प्रिंटर आउटपुट के लिए गर्मी संवेदनशील कागज का उपयोग करता है? तो एक ऐसा प्रिंटर है जिसमें स्पेशल प्रकार के पेपर का यूज होता है, जिसे थर्मोक्रोमिक पेपर बोलते हैं, जिसमें हीट डेवलप होती है, दैट इज कॉल्ड थर्मल प्रिंटर। बिल्कुल सही जवाब। ऐसे प्रिंटर को क्या बोलेंगे दोस्तों? थर्मल प्रिंटर। थर्मल प्रिंटर वही प्रिंटर है जो बस का कंडक्टर यूज करता है, जिसमें इलेक्ट्रिक बिल्स आपके निकल के आते हैं, या पॉइंट ऑफ सेल वाली जो मशीन है जो आपके मॉल्स में होती है ज्यादातर, या शॉपकीपर्स के पास में बिलिंग के लिए, ये आपकी मशीन कैसी होती है? दैट इज अ टाइप ऑफ अ थर्मल प्रिंटर। और इसमें जो पेपर यूज होता है वो स्पेशल प्रकार का है, दैट इज थर्मोक्रोमिक, और ये हीट सेंसिटिव की मदद से पेपर पर प्रिंट करने में कैपेबल है, सक्षम है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द रिबन बार इन MS वर्ड? निम्नलिखित में से कौन सा MS वर्ड के रिबन बार का भाग नहीं है? MS वर्ड में आप जानते हैं हमारे पास एक मेन्यू होता है, एक रिबन होता है, जिसमें अलग अलग तरीके के कमांड्स होते हैं, जैसे फाइल, इंसर्ट, व्यू, रिव्यू, होते हैं ना ऐसे, हेल्प एंड सो ऑन। तो कह रहा है कि रिबन का पार्ट कौन सा नहीं है? होम होता है, इंसर्ट भी होता है, लेआउट भी होता है रिबन के ऊपर, रिव्यू भी होता है, लेकिन स्टेटस बार नहीं। स्टेटस बार हमारी कहां पर होती है? MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट के जो सबसे नीचे वाली बार होती है उसको क्या बोलते हैं? स्टेटस बार। यस, तो आंसर क्या होगा? स्टेटस बार इज नॉट द पार्ट ऑफ रिबन, क्योंकि रिबन में क्या होगा? होम, इंसर्ट, ड्रॉ, डिजाइन, लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू, ये सब होते हैं हमारे, लेकिन स्टेटस बार तो नहीं होगा इसका पार्ट। आसान सा क्वेश्चन। विच टेक्नोलॉजी क्रिएट्स अ सिक्योर एंड इंक्रिप्टेड कनेक्शन ओवर द इंटरनेट टू प्रोटेक्ट डेटा? बताओ बेटा, ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी है जो सिक्योर है एंड इंक्रिप्टेड कनेक्शन का प्रयोग करती है इंटरनेट के ऊपर डेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए? कौन सी तकनीक इंटरनेट पर सुरक्षित और इंक्रिप्टेड
कनेक्शन बनाकर डेटा को सुरक्षित रखेगी। वीपीएन, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, एक टनल के थ्रू डेटा को हम भेजेंगे और इस टनल को क्या बोलते हैं? पीपीटीपी, पॉइंट टू पॉइंट टनलिंग प्रोटोकॉल का प्रयोग करके वीपीएन, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क में हम डेटा को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। समझ में आ गया? नेक्स्ट, व्हाट इज द बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ डेसिमल नंबर 20? दशमलव संख्या 20 का बाइनरी समकक्ष क्या है? वेरी गुड, आसान है। सबसे पहला काम क्या करेंगे? ये 20 आपको डेसिमल नंबर गिवन है, इसको किस में कन्वर्ट करना है? बाइनरी इक्विवेलेंट में, बाइनरी नंबर में। तो पहला काम क्या होगा कि जो 20 है, राइट हैंड साइड से 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 इस तरीके का सीक्वेंस बनाएंगे। ये कैसे आया? 2 की पावर, बाइनरी का मतलब 2 की पावर, 2 की पावर 0 1, 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 4 16। अब हमने यहां पर 2 की पावर 5 32 क्यों नहीं लिया, 32 क्यों नहीं लिया? क्योंकि जो नंबर गिवन होता है उससे कम रखा जाता है, तो 16 तक रखेंगे, क्योंकि 32 तो इससे बड़ा हो जाएगा। किसको जोड़ें कि 20 आ जाए? इसमें से किसको जोड़ें कि 20 आ जाए? तो आप कहेंगे बहुत आसान सर, 16 और 4 को जोड़ने पर 20 आएगा। जिसको जोड़ने पर 20 आएगा उस जगह पे 1 1 रखेंगे, बाकी जगह पे 0 0 रखेंगे। यानी 16 और 4 की जगह पर क्या आ जाएगा? 1 1, ये देखो, और बाकी जगह पर क्या आ गया? 0 0 0। बस आंसर हो गया हमारा ये हमारा बाइनरी में कन्वर्ट हो गया। इजी मेथड ऑफ कन्वर्टिंग एनी डेसिमल इनटू बाइनरी नंबर गाइस। यस, तो आंसर क्या हो गया? 1 0 1 0 0। क्या कहीं गिवन है? जी हां, ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, which port is used to connect a computer to a network using a LAN cable? पोर्ट पूछ रहा है, ऐसा कौन सा पोर्ट है जो कनेक्ट होगा कंप्यूटर से टू अ नेटवर्क, नेटवर्क में लैन केबल की मदद से? लोकल एरिया नेटवर्क केबल, जिसको ईथरनेट केबल भी बोलते हैं। और इसके लिए जो पोर्ट होगा वो कौन सा होगा? ईथरनेट पोर्ट, जिसको RJ45 भी बोलते हैं, रजिस्टर्ड जैक पोर्ट। तो आंसर इज RJ45 पोर्ट या ईथरनेट पोर्ट, दोनों सही है। लैन केबल का उपयोग करके कंप्यूटर को नेटवर्क से जोड़ने के लिए जो पोर्ट यूज होगा वो कौन सा है? RJ45 पोर्ट। कैट केबल्स का नाम आपने सुना होगा, कैट 1, कैट 2, कैट 3, कैट 4, कैट 5, कैट 6, कैटेगरी वाइज जो केबल होती हैं। लैन केबल्स जो होती हैं आपकी ये वाली, इनके आगे आपने देखा होगा ये पोर्ट लगा रहता है ना? दिस पोर्ट इज कॉल्ड व्हाट? दिस पोर्ट इज कॉल्ड RJ45 पोर्ट, रजिस्टर्ड जैक 45। टेलीफोन लाइंस में भी कुछ ऐसी ही केबल होती है जिसके आगे RJ11 पोर्ट लगा होता है। जो टेलीफोन लाइंस पुराने समय में जो टेलीफोन आपके चलते थे ना, उसके पीछे एक तार लगी रहती थी और उसमें जो ऐसा ही पोर्ट होता था, दैट इज कॉल्ड RJ45, RJ11। और ईथरनेट और लैन केबल में जो पोर्ट होता है वो कौन सा होता है? RJ45 होता है। याद रखिएगा, फोन्स में RJ11 और ईथरनेट केबल और लैन केबल में दैट इज RJ45। PS2 पोर्ट क्या होता है? जो हमारे माउस और कीबोर्ड को कनेक्ट करने के लिए यूज किया जाता था पुराने समय में, दैट इज कॉल्ड PS2 पोर्ट। USB पोर्ट आजकल यूज होता है माउस कीबोर्ड को कनेक्ट करने के लिए, यूनिवर्सल सीरियल बस। VGA क्या है? वीडियो ग्राफिक्स एरे। HDMI क्या है? हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस पोर्ट। तो पोर्ट से भी क्वेश्चन आता जरूर है, हार्डवेयर का पार्ट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। सारे पोर्ट्स की नॉलेज आपको होनी चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंटेल प्रोसेसर? निम्नलिखित में से कौन सा इंटेल का प्रोसेसर नहीं है? पेंटियम इंटेल का है, इंटेल पेंटियम नाम सुना होगा आपने। कोर i5 ये भी इंटेल का है, कोर i7 ये भी इंटेल का है, सेलेरॉन ये भी इंटेल का है, लेकिन एथलॉन ये AMD का प्रोसेसर है। आंसर क्या होगा? एथलॉन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए इंटेल प्रोसेसर? निम्नलिखित में से कौन सा इंटेल का प्रोसेसर नहीं है? द आंसर इज एथलॉन। एथलॉन इज द प्रोसेसर मेड बाय AMD कंपनी।
एथलॉन जो है वो किसने बनाया? एएमडी कंपनी ने बनाया, जिसकी फुल फॉर्म क्या है? एडवांस्ड माइक्रो डिवाइसेस। एएमडी कंपनी मतलब एडवांस्ड माइक्रो डिवाइसेस, और इसका है एथलॉन। विच टोपोलॉजी प्रोवाइड्स मल्टीपल पाथ बिटवीन नोड्स फॉर बेटर रिलायबिलिटी? कौन सी ऐसी टोपोलॉजी है नेटवर्क में जो नोड्स के बीच कई मार्ग प्रदान करती है जिससे विश्वसनीयता बढ़े? तो सबसे ज्यादा विश्वसनीय, सबसे ज्यादा रिलायबल अगर कोई टोपोलॉजी है तो वो कौन सी? बिल्कुल सही, दैट इज मैश टोपोलॉजी। अ वेरी रिलायबल, सबसे ज्यादा जिस पर विश्वास कर सकते हैं वो कौन सी है? मैश। यस, टोपोलॉजीज क्या होता है? नेटवर्किंग में कंप्यूटर्स को कैसे कनेक्ट किया जाए फिजिकली और लॉजिकली, दैट इज कॉल्ड टोपोलॉजी। हाउ अ कंप्यूटर्स इन अ नेटवर्क कैन बी कनेक्टेड और अरेंज फिजिकली और लॉजिकली, दैट इज कॉल्ड टोपोलॉजी। कैसे कंप्यूटर्स को नेटवर्क में फिजिकली और लॉजिकल मैनर में अरेंज करे, इसी को टोपोलॉजी बोलते हैं। बस टोपोलॉजी, स्टार, रिंग, ट्री, मैश, हाइब्रिड, है ना? दीज आर द डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ टोपोलॉजी। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 40 गाइस, अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन, ध्यान दीजिएगा। विच टाइप ऑफ मैलवेयर, मैलिशियस सॉफ्टवेयर का टाइप बताना है, इज डिस्गाइज्ड एज द यूजफुल, जो अपने आप को बड़ा ही यूजफुल दिखाता है, दैट प्रिटेंड टू बी यूजफुल बट एक्चुअली परफॉर्म हार्मफुल। जानते हैं ना, लेकिन होता बड़ा हार्मफुल है, दिखाता बहुत यूजफुल है, दैट इज ट्रोजन हॉर्स। पार्क की नजर और निर्मासों पर। गेटिंग द पॉइंट? कौन सा मैलवेयर उपयोगी प्रोग्राम के रूप में छिपा होता है लेकिन वास्तव में यह हानिकारक होता है, दैट इज ट्रोजन हॉर्स। ट्रोजन हॉर्स क्या होता है हम जानते हैं, इसके पीछे की कहानी ट्रॉय मूवी में आपने देखा भी होगा कि राजा महाराजाओं को शौक होता था घोड़े का, एक दूसरे को घोड़े गिफ्ट करते थे, और घोड़े के अंदर ही सैनिक बैठे होते थे, है ना? लकड़ी के घोड़े होते थे, तो लकड़ी के बड़े बड़े घोड़े गिफ्ट किए जाते थे बनाकर, उसको सजाया जाता था राजमहल में, और उसके अंदर छुपकर सैनिक आ जाते थे और वो पूरे किले को ऑप्ट कर लेते थे, उस पर अपना अधिकार जमा लेते थे, और इस तरीके से गिफ्ट के फॉर्म में दिया गया घोड़ा उनके लिए हानिकारक बनता था। इन सिपाहियों की वजह से, इस छल की वजह से, इस करप्शन की वजह से, इस धोखेधड़ी की वजह से, दिस इज कॉल्ड अ ट्रोजन हॉर्स, जो दिखने में बड़ा ही यूजफुल लग रहा है लेकिन छुप के आ रहा है पीछे से, लेकिन है हार्मफुल, दैट इज कॉल्ड अ ट्रोजन हॉर्स। वॉर्म हमें पता है, राइट वंस रीड मैनी, जो ऑटोमेटिक काम करे वो वॉर्म है। रूट किट हमें पता है क्या होता है, जो एडमिन राइट्स को ले ले, जो किसी भी वेबसाइट के, टेलीग्राम, यूट्यूब, इनके एडमिन राइट्स को ले लेता है, दैट इज कॉल्ड रूट किट। एडवेयर, जो कि एडवर्टाइजमेंट के फॉर्म में आता है। स्पाईवेयर, जो मॉनिटर करता है, छुपकर देखता है और इंफॉर्मेशन किसी दूसरे को बताता है, दैट इज कॉल्ड स्पाईवेयर। मॉनिटर करना, छुप कर देखना और वो रिकॉर्ड्स दूसरे को बताना, इस तरीके का अटैक स्पाईवेयर कहलाता है। उम्मीद है ये 40 के 40 क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे गए आपको समझ में आए होंगे। किस लेवल का पेपर आता है ये भी समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 41, क्वेश्चन ऑफ द डे आज के सेशन का, आंसर करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। इन प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी में रेजोल्यूशन इज जनरली मेजर्ड इन, जो रेजोल्यूशन होता है प्रिंटर का उसको किसमें नापा जाता है? प्रिंटिंग तकनीक में रेजोल्यूशन को सामान्यतः किसमें, किस इकाई में मापा जाता है? बताइए। पीपीएम, आरपीएम, हर्ज, पिक्सल और डीपीआई? या आता है बताएंगे नहीं? क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर? अगर आता है, मुझे उम्मीद है आपको पता होगा, तो बताइएगा। साथ ही साथ ये भी बताइएगा कि पीपीएम क्या है, आरपीएम क्या होता है, हर्ट्ज किसकी यूनिट है, पिक्सल किसकी यूनिट है और डीपीआई क्या है। इन ऑप्शंस को भी आप मुझे बताइएगा कमेंट करके।
कैसा लगा आपको ये सेशन? पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और साथ ही साथ अगर कंप्यूटर को बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक सीखना चाहते हैं, थ्योरी और एमसीक्यू के साथ पढ़ना चाहते हैं, कॉन्सेप्ट समझ के हर एक चीज को, फिर उसके बाद उस टॉपिक में जितने क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इन सब के साथ कंप्यूटर में फुल आउट ऑफ फुल लाने की गारंटी लेना चाहते हैं, तो आप जुड़ सकते हैं इस कोर्स से। आरबीआई, आईबीपीएस, आरआरबीपीओ क्लर्क, आरबीआई असिस्टेंट, इसका एक कॉम्बो कोर्स जो कि 15 मार्च से शुरू हो चुका है। 11 AM पे लाइव क्लासेस होती हैं। अरोड़ा एजुकेटर एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लीजिएगा और जुड़ जाइएगा। कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है, तो इसके लिए आपको यहां पर व्हाट्सएप नंबर भी दिख रहा है, आप व्हाट्सएप करके भी पूछ सकते हैं। यस, बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में कुछ और क्वेश्चंस के साथ, कुछ और प्रैक्टिस सेशंस के साथ। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर। लेकिन याद रखिएगा कि कंप्यूटर एक गेम चेंजर है। इसमें अगर बेटर स्कोर आपने कर लिया तो कट ऑफ की चिंता खत्म, क्योंकि ये एक ऐसा सेक्शन है, आरबीआई असिस्टेंट हो, आईबीपीएस आरआरबीपीओ हो, क्लर्क हो, कैंडिडेट 40 के 40 क्वेश्चन सही करते हैं, है ना। और इसका प्रूफ भी आप लोग जानते हैं कि कई सारे कैंडिडेट्स ने स्कोर किया हुआ है। कठिन क्वेश्चन पेपर होने के बाद भी अगर आपने 35 प्लस क्वेश्चंस को सही कर लिया तो एक बेटर एज आपको मिल जाती है यहां पर, है ना। ये फायदा है कंप्यूटर को डिटेल में पढ़ने का, और अब तो लेवल भी डे बाय डे इंक्रीज होता जा रहा है। तो 35 प्लस क्वेश्चंस तो आपको करने ही होंगे एट एनी हाउ टू गेट सक्सेस, टू गेट सिलेक्शन इन द बैंकिंग सेक्टर। दैट्स ऑल फॉर टुडे। इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्या लगता है आपको, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। बहुत जल्द मिलेंगे कुछ नए सेशंस के साथ, कुछ नए कॉन्सेप्ट और एमसीक्यूज वाले सेशंस के साथ। कैसा लगा आपको यह सेशन, कमेंट करके जरूर बताइएगा। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर गाइस।